अच्छा सर, there is a phenomena called benching. बेंचिंग और बैकअप डेटिंग दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारी शादी किससे होनी है, बट उसके बिल्कुल। बावजूद आपके जिन जिन के साथ रिलेशनशिप है आप उनको होल्ड पे रख रहे हो। आजकल स्लो ब्रेकअप्स का जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। अपने पार्टनर को और थर्ड पर्सन को इतनी ज्यादा मीटअप्स की और हैंग आउट की अपॉर्चुनिटीज दे के आप ही अपने आप को थर्ड पर्सन फील कर रहे हो। अच्छा सर, there is a phenomena called benching. तो उसको थोड़ा सा elaborate कर दें और हमें अवेयर कर दें कि ये बेंचिंग क्या है और ये सब कुछ। बेंचिंग और बैकअप डेटिंग दिस इज वेरी वेरी कॉमन। जब लोगों को पता होता है कि हमने किसी एक इंसान के साथ रहना है, लेकिन उसके बावजूद वो होल्ड पे रखते हैं दो तीन अच्छा। लोगों, यानी कि जस्ट इमेजिन के पार्क पे एक बेंच है, ठीक है, और आप वॉक कर रहे हो किसी के साथ और इनडायरेक्ट किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो आप। और इंटेंशनल है। लोग कहते हैं नहीं उसे पता नहीं लगा था, नहीं उसको पता है कि वो पार्क में किसके साथ वॉक कर रहा है। अच्छा। और किस को उसने बेंच पे बिठाया हुआ है, और टर्न बाय टर्न उसको ये भी पता है कि मैंने एक के साथ वॉक करनी है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ऐसे में द पर्सन हु इज बीइंग बेंच्ड, उसकी इमोशनल हेल्थ इज लाइक एट डिजास्टर। अब यहाँ पे ये होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारी शादी किससे होनी है, बट उसके बावजूद आपके जिन जिन के साथ रिलेशनशिप है आप उनको होल्ड पे रख रहे हो, आप उनको बैकअप पे अच्छा। रख रहे हो। बिकॉज मैं पूछती हूँ, मेरे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। कहते हैं हमें अच्छा लगता है कि सुबह उठते हैं तो हमारे इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, शाम होती है तो हमें 4 लोगों के मैसेजेस आए होते हैं कि किससे मिलना है। और तब जब हमारे पास एक चॉइस होती है ना, तो हम जब उस टाइम पे अपने आप को, अपनी इमोशनल नीड को अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि हमने हाँ इससे मिलना है, आज इससे मिलना है, कल उसने मुझे थोड़ा सा इग्नोर किया था तो आज मैंने उसको डबल इग्नोर करना है ताकि वो कल ज्यादा मेरी तरफ लपके या मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो ये जो एक साइकिल है ना, एक रिटेलिएशन है। क्योंकि रिलेशनशिप में हर एक की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगला बंदा हमें यहाँ पे इस मुकाम पे रखे, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो कहते हैं चलो भाई कोई और सही। तो जब उनको ये सब चीजें नजर आ रही होती है ना, तो वो कहते हैं कि जो हमें प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा तो जरा उसको थोड़ा सा तरसाओ, उसको थोड़ा सा स्पेस पे रखो। लेट्स कम टू दैट पर्सन अगेन आफ्टर कीपिंग दैट ऑन बैकअप, और उसको होल्ड पे रखते हैं लंबे अरसे के लिए, और पूरा साइकिल लगा के आते हैं बेंच पे, बारी बारी सबकी उंगली पकड़ते हैं, वॉक करते हैं, और फिर उस बंदे की टर्न आती है कि चलो मैं अब तुम्हारे साथ डेट करता हूँ। ओके, तो सारा ये तो आजकल बहुत कॉमन है अगर देखा जाए तो। यस, मेरे पास सेशंस में होता है। अब मेरे पास भी एक रिलेशनशिप का इशू है, वो कह रहे होते हैं लेट्स सपोज मेरा सानिया के साथ भी रिलेशनशिप इशू है, अब मैं उसको पूरा रिजॉल्व कर रही होती हूँ, अच्छा ये टॉक्सिक चीजें हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये बाउंड्री क्रिएट करो। नेक्स्ट में आ रहे होते हैं नहीं ये कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं कहती हूँ अच्छा सानिया नो, मोना नहीं, हिना। तो दे हैव सो मेनी ऑप्शंस कि वो बेचारे रिलेशनशिप काउंसलर को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि उसने क्या बताना है कि किसको लॉन्ग टर्म रखो और किसको ना रखो। सो दे हैव सो मच ऑन द बैकअप। वो हमारे मोबाइल पे नहीं बार बार आ रहा होता बैकअप एट दिस टाइम, बैकअप एट दिस टाइम। हम अपने मोबाइल में जैसे बैकअप नहीं कर पाते, तो उन्होंने बैकअप पे बहुत से लोगों को रखा होता है। और बट एक्चुअली दे नो कि हमने अपनी उसी कजन, यहाँ सेकंड कजन से शादी करनी है जिसके पास बहुत ज्यादा जनरेशनल वेल्थ है, और उसके साथ शादी करके हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी। अच्छा। समन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही बराबर है। अच्छा। अगर हम समझते हैं ना कि नहीं कोई मेल साइड पे या मेल जेंडर इस चीज में ज्यादा इंटेलिजेंट, उसने ज्यादा पार्टनर्स को होल्ड पे रखा हुआ है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। फीमेल्स आर इक्वली इन्वॉल्वड इन दिस बेंचिंग, और फीमेल्स का भी यही है, वो भी मेरे पास सेशन के लिए आते हैं, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। आई एम लाइक पहले आप खुद तो अपना माइंड क्लियर करो कि आपने किसके साथ रहना है। नहीं मुझे पता है कि अब आपने जैसा वेल एस्टैब्लिश बंदा ही देखेंगे, तो करनी तो उन्होंने उसी से साथ है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा अभी लेयर टाइम एंजॉय करना चाह रही हूँ। लेकिन उस लेयर टाइम एंजॉय करने में भी उनको 3 से 4 कैंडिडेट्स चाहिए। सो इट्स लाइक स्ट्रेंज कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर into this benching situation। सर आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक कि हम इंटेंशनली खुद के साथ खेल रहे होते हैं, हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं? हाँ, मेरे पास अगर 30 इयर्स का, 35 इयर्स का, 40 इयर्स का कोई क्लाइंट आ रहा है और वो कहता है हमारी जिंदगी इतनी उदास हुई थी, तो उसके अंदर है क्या? क्योंकि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया और हम उसकी यादों में हमेशा से अपने आप को सफर करवाते रहे। लेकिन मेरा एट द फर्स्ट हैंड सवाल यही है, जो जिन चीजों को मैं प्रिवेंट करने की कोशिश करती हूँ, कि आप इतनी मेमोरीज बनाए ही ना के बाद भी
अच्छा सारा, आजकल देखा जा रहा है ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा जो है, लोगों ने एफर्ट्स करना छोड़ दिए हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अब एक चीज हम देखते थे ब्रेकअप्स के, अगर आपके एक बंदे के साथ या आपकी किसी भी लड़की के साथ आपकी वो कमिटमेंट नहीं हो रही या आपकी माइंड कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, तो आप उसको क्विट कर देते हैं। बट आजकल स्लो ब्रेकअप्स का जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप रहते हैं, आप उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते, आप उस रिलेशनशिप को ये बता रहे होते हैं कि मैं बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, बट आप उस इंसान के साथ रह भी रहे होते हैं और आप अगले बंदे को उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो छोड़ दें और उस पे आप सारी बात डाल देते हैं कि आप पे कोई बात ना आए, लेकिन आप जो है इनडायरेक्टली आप चाह रहे होते हैं कि आप उस बंदे से जो है वो दूर हो जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? स्लो ब्रेकअप्स, ठीक है, कीपिंग समवन ऑन होल्ड, इट इज अगेन वेरी वेरी कॉमन, और ये देखा जाता है यूनिवर्सिटी के 4 सालों में, जब अच्छा। लोगों को पता है कि हमारे पास, दे नो दैट दे हैव 4 years, they know that they have a group of friends, और हम उसके अंदर ये स्लो ब्रेकअप वाली चीज और इस तरह से चीजों को एक वेव में लेके जा सकते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आपका एक के साथ रिलेशनशिप है, आप कोई और पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन उस इंसान को खुद से मना करके या खुद से पर्सनल स्पेस डिक्लेयर करके आप अपने ऊपर एक इल्जाम नहीं लेना चाहते कि हमने किसी का टाइम जाया किया या हमने किसी के इमोशंस के साथ खेला, तो आप अपनी तरफ से जो सारी एफर्ट्स होती हैं उनको कम कर देते हो, आप अपनी तरफ से हर चीज को ब्लॉकेज कर देते हो, ठीक है, और आपकी इंटेंशन ये होती है कि अगला बंदा आए। फिर कुछ अर्से तक आपको अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा अगला बंदा आपके साथ एफर्ट्स कर रहा है, यू आर बीइंग लव्ड, आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर आपने उसको एक जगह पे बिल्कुल स्टॉप भी तो करना है। वहां पे कोई इंसान क्या करता है या क्या करती है कि आप उस इंसान के ऊपर ब्लेम करने के लिए उसके ऊपर सब कुछ प्रोजेक्ट कर देते हैं कि अब आप मेरे साथ टॉक्सिक हो रहे हो या आप मेरे साथ मतलब पर्सनल स्पेस नहीं रख रहे हैं, आप ओवर डिमांड कर रहे हो मेरे साथ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो इस स्लो ब्रेकअप में हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फीलिंग्स और अपनी इंटेंशंस को दूसरे पे प्रोजेक्ट करें, और साथ साथ फिर वो बंदा होल्ड पे भी रहे, चलो अगर जो हम नया ट्राई कर रहे हैं, जो चीज दूर से हमें सोना लग रही है, तो अगर वो चांद हासिल कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता तो हम पुराने सितारे के पास। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सारा, आपने बात की अभी पर्सनल स्पेस की, तो इस चीज पे मैं एक बात करना चाहूंगी कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप इसी बात पे टूट रहे हैं कि हमें एक अपने लिए पर्सनल स्पेस नहीं मिल रही। तो इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि हम जैसे रिलेशनशिप के स्टार्ट में आते हैं, तो जब हम किसी की केयर करते हैं तो हम कहते हैं वो बंदा या वो बंदी हमारे बारे में बहुत पॉसेसिव है इसीलिए वो कर रहा है, लेकिन लेटर ऑन जब वो एक आदत आपकी बन जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्यों हमसे पूछ रहे हैं, इसका कोई हक नहीं है। तो इन चीजों को आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें कि कहाँ पे हम इन चीजों को डिफरेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे अब हम हक जता सकते हैं, यहाँ पे अब हमारी पर्सनल स्पेस है, यहाँ पे हमें पोसेसिव होना या नहीं होना, हम किस तरह से इन रिश्तों को एक तरह से लेकर चल सकते हैं। अच्छा, बीइंग पॉसेसिव, ऑब्सेसिव इन द रिलेशनशिप्स और साथ में पर्सनल स्पेस ना देना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। अब शुरू में जब रिलेशनशिप होते हैं, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के साथ अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं चल रहे, घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो अगर कोई आपको डेली सुबह मैसेज करके पूछ रहे कैसी हो या क्या है, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। एंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठ के वो लड़की या लड़का बताता है यार वो मेरे लिए बड़ा पॉसेसिव है, सुबह से सबसे पहले पूछते, रात को मैंने बस मैसेज किया था मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो मुझसे सुबह के पूछता है कैसी, और सारा दिन हर घंटे बाद मैसेज आता है, वो बहुत पॉसेसिव है मेरे लिए। अब आपने उसको एक परमिशन दे दी कि वो आपको मैसेज करके अपडेट लेता है, अब जब आपने रिप्लाई नहीं किया या कुछ नहीं हो रहा, he becomes, फिर आप उसको कहते हो ये तो ऑब्सेस्ड हो गया मेरे पे, ठीक है। एंड व्हेन यू फील लाइक द नीड कि अब उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की जरूरत है कि जो प्यार हम चाह रहे थे वो तो मिल गया, अब कहीं और से मिल सकता है, तो फिर आप अपनी पर्सनल स्पेस क्लेम कर देते हैं वहां पे, वेयर इज माय पर्सनल स्पेस, और फिर हम उसको टॉक्सिक आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वो तो टॉक्सिक हो रहा है, मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, मेरा सेलफोन चेक कर रहा है। पहले अगर आप ये कह रहे हो कि वो तो मेरा सेलफोन इसलिए चेक करता है कि मुझे अननोन नंबर से मैसेज, वो he is very caring or she is very caring, इस वजह से वो कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो वो मेरी पर्सनल स्पेस को खराब कर रहे हैं, वो बड़ा टॉक्सिक है। जिस ग्रुप में बैठ के आप कह रहे होते हैं कि वो मेरे लिए बड़ा पॉसेसिव है, हर वक्त पूछता रहता है, वहीं पे आप कहते हो कि यार वो बंदा बड़ा टॉक्सिक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि उस बंदे को अपनी पर्सनल बातें बता के, उसको अपनी पर्सनल चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, उसको इतना इख्तियार दे के, आपने ही उसको इस पॉइंट पहुंचाया है कि वो आपकी पर्सनल स्पेस खराब करे, और अब क्योंकि आपका दिल भर गया और आप उसको टॉक्सिक आइडेंटिफाई कर रहे हो। सो सारा इन शॉर्ट आई गेस बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की, वो चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, योर ओन सेल्फ, एग्जैक्टली, वैल्यू टू योर ओन इमोशंस, आप पहले खुद तो जानो कि आप क्या चाह रहे हो उस रिलेशनशिप। बिल्कुल। अच्छा सारा, आजकल हम देख रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन जो है उसका एक बहुत मेन अहम किरदार अदा होता है, और रिलेशनशिप टूटने की वजह भी एट द एंड अगर आप देखते हैं तो वो एक तीसरा बंदा ही होता है
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड पर्सन, उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और किस तरह से हम खुद को इन चीजों से क्विट कर सकते हैं? अच्छा, ये रोल ऑफ थर्ड पर्सन को ब्लेम करना, सबसे पहले एक बहुत ज्यादा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है तो हम एक थर्ड पर्सन को उसका रोल देते हैं। यहाँ पे एज अ पर्सन आपको इतना लॉयल होना चाहिए कि थर्ड पर्सन है जिसका अपने पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है, डिवोस्टेटिंग रिलेशनशिप्स में रह चुका है और वो आपकी लाइफ में इसलिए आना चाह रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपनी फाउंडेशन रिलेशनशिप की इतनी स्ट्रांग रखो कि कोई थर्ड पर्सन ना आ सके। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आप, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पार्टनर को अगर फ्री हैंड दे रहे हो, बहुत स्पेस दे रहे हो कि आप उसके साथ हैंग आउट करो, ये तो मेरा बेस्टी है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, अपने पार्टनर को और थर्ड पर्सन को इतनी ज्यादा मीटअप्स की और हैंग आउट की अपॉर्चुनिटीज देके आप ही अपने आप को थर्ड पर्सन फील कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ रिग्रेट के साथ साथ जो सेल्फ ब्लेमिंग होती है ना कि मैंने अपने पार्टनर को इतनी इजाजत ही क्यों दी कि वो किसी और के साथ अपना बेस्टी रिलेशनशिप बनाए और इतना टाइम स्पेंड करे। सो यहाँ पे बस यही है कि अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रांग हो और थर्ड पर्सन को चाहिए कि अगर उसके पास्ट में बुरे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं तो वो एज एन अपॉर्चुनिटी किसी ऑलरेडी मैरिड कपल या किसी ऑलरेडी मौजूद रिलेशनशिप में दो लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। अच्छा सारा, इफ समवन वांट्स टू क्विट द रिलेशनशिप, व्हाट शुड बी द पॉलिसी? कि अगर कोई जाना चाहता है तो उसको कैसे जाने दिया जाए और अगर कोई रुकना चाहता है तो उसको कैसे रोका जाए? पीसफुल एग्जिट फ्रॉम द टॉक्सिक एंड वीक रिलेशनशिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को, यहाँ हम उस टाइम को सोचना शुरू करते हैं जब हम रात को जाग रहे होंगे और कोई कवाली लगा के सुनेंगे तो हम कैसा फील करेंगे। सो उस फीलिंग को इमेजिन करके हम उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते। दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग फ्यूचर को सोच सोच के कि हम क्या करेंगे, ये इंसान जिंदगी में ना रहा तो हमारी जिंदगी तो खाली हो जाएगी, उस खलाफ को कौन पूरा करेगा, एक बार तो धोखा मिल गया अब आगे भी धोखा ही मिलेगा। ये सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हैं, ओवर जनरलाइजेशन के वो इंसान ही हमें खुशी देगा, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के वो है तो जिंदगी हसीन है, नहीं होगा तो जिंदगी सया है और कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक हमें इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बाहर आके रियलिटी पे फोकस करना चाहिए कि नहीं है तो नहीं है भाई, अल्लाह ताला ने कोई व्यक्ति इसमें होगी और वो आपको आगे जाके समझ आ जाती है। देयर आर क्लाइंट्स जो पहले सेशन में रो रहे होते हैं ब्रेकअप के बाद और फिर बाद में आके कहते हैं हमें तो उस इंसान के बारे में ये पता लगा। तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो हम साथ होते तो क्या होता, तो यू नो आपको मसलहत समझ आ जाती है और आपको उसको बस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। लेकिन उसी तरह जिस तरह से आपने रिलेशनशिप को बिल्डअप किया है, जिन बिल्डअप किया है, आप ऐसा करें कि आप एक बार बैठ के ना उनको बताएं, उन चीजों पर बात करें एंड वेयर दैट पर्सन, इतना भी नहीं अब क्लोजर हो जाना चाहिए कि जितनी डेटिंग की थी उतनी डेटिंग बाद में रोने धोने की भी करें। बस आप एक बार बैठ के उसको बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी होप्स आपके साथ अटैच होती है, आपने उनको डिटैच भी तो करना है। और अब ये है कि रोकना चाहिए। And Sarah, I guess it takes a lot of courage. It takes a lot of courage। और फिर रिलेशनशिप में आने के लिए भी तो इतना करेज चाहिए। कितने झूठ घर से बोल के लोग आते हैं और फिर कितना, लेकिन आई गेस हम वो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना आपको किसी को रोकने की, मनाने की, वो एफर्ट नहीं हम कर पा रहे होते। तोड़ पाएंगे, उसको कितना बुरा लगेगा भाई, बाद में ज्यादा बुरा लगेगा, बाद में और बुरा लगेगा जब आपको किसी और के साथ देखेगा। तो बेहतर है कि आप पहले ही उसको रोक दो। और एक और चीज है कि हमें रोकना चाहिए या नहीं, तो कहते हैं ना कि इंसान जब हाथ छुड़ा के जा रहा हो तो ये ना समझो कि वो जा रहा है, वो जा चुका है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की है सर आपने, बिल्कुल। They have given the signal, they are just going to open the door और बस जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कोई इंसान हो तो आप उसको कहें कि ठीक है, जाते हुए दरवाजा बंद कर। अच्छा सारा, एक इस सेशन के क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, कि अगर आपको कोई रिजेक्ट कर भी जाता है तो आप फिर उसमें अपने आप को ही आप जो है कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को ही डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं कि आप में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स है या आपको उस इंसान ने रिजेक्ट किया तो आप में कोई ना कोई कमी है। तो इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं? रिजेक्शन को डील करना मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली सीबीटी का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। आपकी जो सारी कॉग्निशंस हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, आप उन बेसिस को आइडेंटिफाई करें, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें जिसपे उसने आपको रिजेक्ट किया है। अब आप ऑब्वियसली रिटन टेक्निक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो, लिखो कि जिन बेसिस पे उसने आपको रिजेक्ट किया है क्या वो चीजें उसमें हैं। अच्छा, ठीक है, अगर तो है या आप में नहीं है तो आप अपने और पॉजिटिव्स को देखें। यहाँ पे आपके अपनी सोचों को ठीक करने के इट्स ऑलराइट कि हम बाजार जाते हैं, एक चीज हमें नहीं पसंद आई, ठीक है, वही चीज किसी और के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, तो आपने अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली, मोमेंट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ बैठें और लिखें जहां जहां पे आपको जलील किया गया है, जहां पे आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है,
जब जब आप उन चीजों को रिकॉल करोगे, आप उन चीजों से गो थ्रू करोगे, आप उनको पढ़ोगे, रिटन टेक्निक्स का बड़ा ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे अमिगडाला पे, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अच्छा। जब हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स को यूज करते हैं, अपने हाथों के से लिखते हैं, पेन से, इट्स लाइक अ रिटन वेंटिलेशन, और आप अपनी चीजों को इट्स अ रिटन कैथारसिस। फिर आपको अंदाजा होता है उस इंसान ने मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट किया। साथ ही साथ आप अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करें कि बहुत से लोग हैं जो हमें वैल्यू भी देते हैं, हमें रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर जब आप वो एक इम्बैलेंस देखते हैं ना कि एक इंसान ने इतना डिसरिस्पेक्ट किया और दुनिया में रिस्पेक्ट दे रही है, फिर आपको अपनी थोड़ी सी बुकत का अंदाजा हो जाता है नहीं हमारी वैल्यू है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर वैल्यू इज समथिंग, और अल्लाह ताला ने आपको एक इंसान बनाया, बिल्कुल, उस चीज को आइडेंटिफाई करें और छोड़ें, जो चला गया वो चला गया, बस। ठीक है सारा, थैंक यू सो मच सारा फॉर योर टाइम और इतनी अच्छी डिस्कशन के लिए। और आई होप कि आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और हम आज से ही लोगों में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना जो है वो काफी हद तक कम कर दें और अपने आप से मोहब्बत करें, अपने अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें और रिलेशनशिप को जहां तक हो सके बचाने के लिए एफर्ट करना शुरू करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।